देखिए सर, कक्षा 10वीं के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड है ना। सारे बहुत ही इम्पोर्टेंट और परीक्षा में आए हुए भी हैं और आने की संभावना भी है। ठीक है, इसलिए जो भी परीक्षा हुई है, जितने पेपर हुए हैं, उनमें कुछ इसमें से आए हैं और कुछ आने वाले हैं। ये जो पेपर बनते हैं उनका समावेश एक तरह से बहुत सारे पेपर्स का एनालिसिस किया हुआ है, वो मैंने यहाँ पर डाला हुआ है। यहाँ पर है, इसमें एक एक नंबर के मतलब सही विकल्प मिलेंगे आपको, रिक्त स्थान मिलेंगे और सही जोड़ी, सही गलत, सत्य असत्य और ये सब मिलने वाले हैं। तो नंबर वाइज हम देखेंगे और टॉपिक वाइज भी देखेंगे। ठीक है, नंबर वाइज इसलिए ताकि किस चैप्टर से कितने नंबर के क्या क्या आने वाले हैं, और टॉपिक वाइज इसलिए चैप्टर वाइज तो हमें ये पता चल जाएगा किस चैप्टर से कितने नंबर के और क्या क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, 4-4 नंबर के क्वेश्चन किस तरह के बनते हैं, 2-2 नंबर के क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं और 3-3 नंबर के क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं, यह भी हमें इससे पता चल जाएगा कि इस चैप्टर से 3-3 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं। 3 नंबर का क्वेश्चन, तो 3 नंबर का क्वेश्चन रहता कैसा है, किस टाइप का क्वेश्चन 3 नंबर में पूछेंगे। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 1, जो आपके पेपर में होता है प्रश्न 1, वो होता है सही विकल्प। क्या होता है? सही विकल्प। सही विकल्प। अब सही विकल्प जो होता है, सही विकल्प में आपसे पूछा जाता है, जैसे एक क्वेश्चन दे दिया चैप्टर 1 से है ना, निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है या विच इज इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर कौन सी है इसमें से, तो आप देखेंगे कि √2 हमने पढ़ा था, करणी 2 जो है अपरिमेय संख्या है, करणी 3 भी अपरिमेय संख्या है ना, इरेशनल नंबर है, ये भी इरेशनल नंबर है। तो हम बोलेंगे उपलब्ध सभी, ये सभी नंबर जो हैं इरेशनल नंबर हैं। आपको मैं एक तरह से ये बता दूं कि इरेशनल नंबर की एक हल्की सी डेफिनेशन हम क्या याद रख लेंगे चैप्टर 1 के लिए बस, कि रूट में यदि प्राइम नंबर है, कैसे नंबर? प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या यदि करणी के अंदर है, अंडर द रूट प्राइम नंबर्स, तो वो क्या हो जाएंगे, हमारी अपरिमेय संख्या होती है। क्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है। तो इसमें अपरिमेय संख्या कौन सी है, तो उपरोक्त सभी, क्योंकि करणी 2, अब रूट के अंदर 2 है तो 2 अपरिमेय संख्या है, 3 भी अपरिमेय संख्या और 5 भी अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या वे संख्या होती है जो एक और खुद को छोड़कर किसी की भी टेबल में, किसी के भी पहाड़े में नहीं आती है, यानी कि इसके सिर्फ 2 ही गुणनखंड होते हैं, सिर्फ 2 गुणनखंड, एक और एक स्वयं, one and itself number. There are only 2 factors, one and itself number are called prime numbers. ऐसे नंबर जिनका एक और एक वो खुद स्वयं नंबर जो है, 2 ही फैक्टर होते हैं, 2 ही गुणनखंड होते हैं, वो अभाज्य संख्या कहलाती हैं। तो जो अभाज्य संख्या करणी के अंदर होती हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या भी होती है। अब यहाँ देखेंगे 26 और 99 का HCF ऑफ 26 एंड 91 क्या होगा? 21, 26 और 91 का HCF क्या होगा? 13। 13 दूनी 26 होता है ना, और 91 की टेबल 13 की टेबल में 91 भी आते हैं 7 टाइप में, 13 7 91। अब यहाँ देखेंगे 8, 9 और 25 का एलसीएम। अब देखो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, आप क्या करना, रफ पेज बनाना, कहाँ पर? तुम्हारी जो कॉपी होती है एग्जाम कॉपी, उसके आखिरी पेज में लिखना रफ कार्य बड़े अक्षरों में, और उसमें पूरा रफ कार्य पूरा आप कंप्लीट कर लेना। बाद में जब आप आओ तो उसको ऐसे और ऐसे बस 2 क्रॉस, इस टाइप से 2 क्रॉस लगा के आ जाना, ताकि वो आपका चेक ना हो। ठीक है, पता नहीं चला क्या क्या तुम सवाल कर रहे हो उसमें, तो रफ काम के लिए वो यूज कर लेना और बाद में काट देना। तो वहां पर आप हल्का सा करके देख लेना, या फिर ऐसा करके देख लेना कि यहाँ एचसीएफ की बात हो तो किसके पहाड़े में 26 भी आते हैं, 91 भी आते हैं, तो 23 की पहाड़े में तो ऑब्वियसली 26 आता ही नहीं है, क्योंकि जस्ट पास वाला नंबर है, तो ये तो कैंसिल हो गया। 91 के पहाड़े में 91 तो आते हैं लेकिन 26 नहीं आते हैं, है ना, और 26 के पहाड़े में 26 आता है लेकिन 91 नहीं आते हैं। तो बच्चा कौन हमारा? 13 है ना, 13 बचा है, तो 13 हमारा सही आंसर है। 8, 9 और 25 का एलसीएम, 8, 9 और 25 का एलसीएम, ये एलसीएम फटाक से निकाल के देख लेंगे। 8, 9 और 25 का एलसीएम जब हम निकालेंगे, है ना, तो एलसीएम निकालना आता है सभी को, एलसीएम निकाल के हम पता कर लेंगे कि इसका एलसीएम क्या है। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा देखो एक और बात का ध्यान रखना, पीछे 5 आ रहा है, क्या है? 5। 8 के पहाड़े में कभी भी पीछे 5 नहीं आते। ठीक है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट इधर आ जाएंगे 94 और 404, 94 और 404 का एचसीएफ
इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। 94 और 404 का एचसीएफ क्या होगा, तो हम इसमें से देख लेंगे, ठीक है। जो सही होगा हम उसको टिक लगाएंगे। नेक्स्ट है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है ना, टिक द करेक्ट ऑप्शन। इसके अलावा भी तुमको पढ़ना है, लेकिन अच्छे परसेंट के लिए ये काफी है, ठीक है। बहुत अच्छे के लिए ये काफी नहीं है, अभी बोल रहा हूँ मैं, अच्छे के लिए ये काफी है। ये सब कर लेंगे तो बहुत अच्छे परसेंट बन जाएंगे तुम्हारे, लेकिन बढ़िया से बढ़िया बनाना है तो आपको इसके अलावा भी कुछ पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ये उनके लिए है जो या तो मैथ्स में डर रहे हैं कि अब क्या होगा, कुछ भी आता नहीं है, या फिर उनके लिए है कि जो अच्छे एवरेज परसेंट बनाना चाह रहा है कि हाँ कम से कम मैं मैथ्स में बढ़िया परसेंट बना लूँ, तो उसके लिए बहुत बढ़िया है, ठीक है। नेक्स्ट है 17, 23 और 29 कैसे, ये पहला सवाल है ना। ये चूंकि ये चैप्टर 1 से है इसलिए, है ना, चैप्टर 1 से इसलिए 1 के सवाल आ रहे हैं सारे। अब यहाँ से आ जाएंगे 2 से, है ना। कहाँ से, ये 1 तक यहाँ थे, अब यहाँ से आ गया संख्या 5, 15 और 20 के लिए एलसीएम, ये भी 1 का है, एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात क्या होगा, रेशियो। पहले तो इसका इससे सवालों में क्या करते हैं हम, पहले तो एलसीएम, तो एलसीएम निकालेंगे 5, 15 और 20 का, और 5, 15 और 20 का एचसीएफ भी निकालेंगे और रेशियो निकालेंगे, यानी कि एलसीएम बटे एचसीएफ, और काट देंगे, ऊपर जो आएगा वो आगे, नीचे जाएगा वो पीछे। तो अब देख लेना इसका रेशियो क्या होगा। नेक्स्ट है 3, 2 करने 5, 3 + 2 करने 5 कौन सी संख्या है, कौन सी संख्या है, हमने पढ़ा है, सवाल कर किया भी है। कैसी संख्या है, 3 + 2 करने 5 अपरिमेय संख्या। कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है, तो हम लिखेंगे इसको अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। नेक्स्ट है दो संख्याओं का गुणनफल 32 है और एलसीएम 8 है। गुणनफल दे रखा है और एलसीएम भी दे रखा है 8। तो आपको दो संख्याओं का गुणनफल 32 तथा एलसीएम 8 है, तो एचसीएफ पूछा होगा मेरे ख्याल से, है ना, इसमें दिया नहीं है, कुछ प्रिंट मिस्टेक है, एचसीएफ होगा, एचसीएफ होगा, सॉरी इसमें दिया है दो संख्याओं का गुणनफल 32 है, उनका एलसीएम है 8 है, एचसीएफ पूछा है, तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे, 32 में 8 का डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे, क्योंकि दो संख्याओं का गुणनफल मल्टीपल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल एलसीएम इनटू एचसीएफ होता है, क्या होता है, मल्टीपल ऑफ टू नंबर्स इक्वल एलसीएम इनटू एचसीएफ। तो एलसीएम और एचसीएफ इधर आ जाएंगे, दो नंबर का जो मल्टीपल से गुणनफल है जो वो इधर आ जाएगा, यानी कि 8 उठकर इधर जाएंगे तो बटे में चले जाएंगे, 8 से 32 काटेंगे, 8 से 32 4 आया समझ में, तो उनका एचसीएफ होगा 4। नेक्स्ट है द्विघात बहुपद, ये चैप्टर 2 से एक द्विघात बहुपद है, x वर्ग प्लस bx प्लस c के शून्यकों का योग, सम ऑफ जीरोस, है ना, सम ऑफ जीरोस पूछा है, तो इसका फॉर्मूला होता है माइनस बी बटा ए, माइनस बी बटा ए, इसका सही आंसर होगा। इसमें दो ही फॉर्मूले आपको याद करने हैं, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का योग माइनस बी बटा ए और गुणनफल सी बटा ए, ठीक है। योगफल पूछे, योग मतलब सम मतलब जोड़, है ना, तो सीधा आपको माइनस बी बटा ए लिखना है, और यदि गुणनफल पूछे, गुणा पूछे, तो सी बटा ए, सी बटा ए, सी अपन है। नेक्स्ट है कि द्विघात बहुपद x वर्ग के शून्यकों का गुणनफल में सी बटा ए, ठीक है। इससे दोनों टाइप के आपको याद करना है। बहुपद दे रखा है, इसका शून्यक पूछा है, बहुपद x² - 3 के शून्यक होंगे। अब शून्यक क्या होंगे इसके, क्योंकि ये माइनस के 3 उधर जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर x² बराबर 3 है, अब x² बराबर 3 इधर से वर्ग हटेगा तो उधर वर्गमूल लग जाएगा, √3, x बराबर √3, लेकिन क्या x बराबर √3 इसका जो है शून्य होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर पावर 2 है, ये ध्यान रखना है, इसमें पावर कितनी है 2, घात 2 है, और अधिकतम घात जो रहती है उतने ही उस समीकरण के उस बहुपद के शून्य होंगे। आया समझ में, उस बहुपद की अधिकतम घात जो है उतने ही उसके जीरोस होंगे, शून्य होंगे, तो इसकी अधिकतम घात थी 2, तो इसके 2 शून्य होंगे, यहाँ पर ये उधर जाएगा तो प्लस में, इसका वर्ग हटेगा तो वर्गमूल लगेगा। अब यहाँ पर प्लस माइनस लगेगा, एक तो प्लस का होगा और एक माइनस का होगा, 2 इसके जीरोस होंगे, 2 शून्य होंगे। नेक्स्ट है निम्न में कौन बहुपद नहीं है, निम्न में कौन बहुपद नहीं है, कौन बहुपद नहीं है, x+1 बहुपद नहीं है क्या, ये बहुपद नहीं है क्या, ये नहीं है, ये नहीं है, कौन सा बहुपद नहीं है, लास्ट वाला बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसका एक ही पद है ना, कि ये मुझे तो ये लग रहा है
सर क्या बहुपद मींस बहुपद मतलब जिसके दो पद हो, दो से ज्यादा पद हो, सी वाला है ना, वो बहुपद। ये है, ये भी है, यहाँ माइनस है शायद, 1/x माइनस 1, ये भी बहुपद है। ये नहीं है क्योंकि इसके ये जो कैलकुलेशन हो रहा है इसकी पावर में हो रहा है, 42 की पावर 2 प्लस 8/7, इसकी पावर में कैलकुलेशन हुआ, ये एक ही पद है, तो ये बहुपद नहीं होगा, ये ध्यान रखें। नेक्स्ट, रैखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 का एक अद्वितीय हल होने की शर्त। अब अद्वितीय हल होने की शर्त क्या होती है? जब a1 बटा a2 बराबर नहीं होता है b1 बटा b2 तो यूनिक सॉल्यूशन होता है। कैसा सॉल्यूशन? इसमें पूछा है कि इसकी अद्वितीय मतलब यूनिक सॉल्यूशन जो है, इसकी शर्त, इसकी कंडीशन क्या है ना? तो कंडीशन क्या होती है उसकी? पहली कंडीशन होती है उसकी a1 बटा a2 बराबर नहीं b1 बटा b2 के। अब दूसरा है समीकरण युग्म, ये तीनों कंडीशन आपको अच्छे से याद करनी है, तीनों कंडीशन पूछी है 1 बाय 1, ठीक है? तीनों कंडीशन आपको बहुत अच्छे से याद करनी है। तीनों कंडीशन के तीन कंडीशन और होती है, एक तो लाइनों वाली होती है ना, लाइनें कैसी होती है, इसकी रेखाएं कैसी होती है, समांतर होती है, संपाती होती है या प्रतिच्छेदी होती है। एक दूसरा होता है वो संगत असंगत का मामला, है ना, इसके मान संगत होंगे या असंगत होंगे। अब एक ये हो जाता है कि इसका हल कैसा होता है, इसका सॉल्यूशन कैसा होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन या इंफिनिटी मिनी सॉल्यूशन। तो ये तीनों कंडीशन आपको बहुत अच्छे से याद कर लेनी है। नेक्स्ट है दी का समीकरण x² + bx + c के मूलों का योग क्या होगा? मूलों का योग, मूलों का योग वही मूलों का योग होता है जो इसके शून्यकों का योग। मूल और शून्यक एक ही चीज है, मूल और शून्यक एक ही चीज है। तो मूलों का योग पूछे या शून्यकों का योग पूछे, आपको -b बटा a ही लिखना है, -b बटा a। मूलों का गुणनफल या शून्यकों का गुणनफल, है ना, शून्यकों का गुणनफल पूछे तो भी वही चीज है और मूलों का गुणनफल पूछे तो भी वही चीज है, आपको वही लिखना है। नेक्स्ट है एक द्विघात समीकरण, एक द्विघात समीकरण x² + bx + c बराबर 0 में दो निम्न वास्तविक मूल होंगे। वास्तविक मूल कब होंगे? दो, क्योंकि दो मूल होंगे, दो मूल होंगे मतलब दो इसके जो जीरो रूट जो होंगे वो कितना होंगे? दो होंगे, क्योंकि पावर 2 इसलिए। पर कौन से वास्तविक के लिए क्या करना पड़ेगा? b वाला बराबर 0 है तो वास्तविक है, ठीक है। नेक्स्ट हम जाएंगे एक द्विघात समीकरण, ये तो हो गया। अब यहाँ पर मूलों से लेकर 3 कंडीशन बनती है ना, रूट से लेकर 3 कंडीशन बनती है। समीकरण के मूल को लेकर 3 कंडीशन बनती है। विविक्त कर d बराबर b का वर्ग - 4ac होता है। क्या होता है? d बराबर b वर्ग - 4ac। ये फॉर्मूला होता है किसका? विविक्त कर का, डिस्क्रिमिनेशन जो होता है तुम्हारा, तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है b वर्ग - 4ac। यदि उसकी वैल्यू 0 से छोटी आती है तो क्या होता है? 0 के बराबर आती है तो क्या होता है? और 0 से बड़ी आती है तो क्या होता है? ये तीनों कंडीशन तुमको अच्छे से याद कर लेनी है, हो जाएगा। अभी तक इस मूल वाले चैप्टर में हमने क्या देखा? a1 बटा a2, b1 बटा b2, c1 बटा c2, ठीक है। एक वो देखा कि इसके मूलों की प्रकृति कैसी है, कैसे पता करेंगे, इसके रूट का नेचर कैसा है, ये कैसे पता करेंगे बताओ? वो d निकाल कर, है ना, d यदि डिस्क्रिमिनेशन यदि वो इसका हम विविक्त कर यदि 0 से छोटा है तो क्या होगा? 0 के बराबर है तो क्या होगा? 0 से बड़ा है तो क्या होगा? एक हमने देखा इसका समीकरण के बहुपदों का योग -c बटे a -b बटा a और गुणनफल c बटा a। आया समझ में? ये चीज हमने अभी तक इससे देखी है। नेक्स्ट है हमारा बिंदु, यहाँ पर पहले ये देखो 21 एपी वाले चैप्टर से आगे। एपी वाले चैप्टर के जितने भी फॉर्मूले हैं सारे फॉर्मूले अच्छे से कर लेना, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो आपसे फॉर्मूला पूछे। वो यहाँ पर एक एपी दे देगा और उसमें ए दे दिया, a1 a2 a3 सब दे दिए।
आपसे क्या पूछ लेगा? डिफरेंस पूछ लेगा। क्या पूछ लेगा? डिफरेंस, है ना, कॉमन डिफरेंस पूछ लेगा। सार्वधातुक क्या होगा इसका, है ना, कॉमन डिफरेंस पूछ लिया। क्या पूछ लेगा? इसका 10वां पद होगा, है ना, 10वां पद, 7वां पद, 16वां पद कौन सा होगा, ऐसा पूछ लेगा। तो एक सिंपल सा 3 लाइन का सवाल होता है। कितने लाइन का? 3 लाइन का। फटाफट फटाफट कैलकुलेशन करके हम निकाल सकते हैं, या फिर ऐसा करके देख सकते हैं कि अगला पद कौन सा होगा, ऐसा पूछ लिया। तो हमें 3 पद दे दिए, अगला पद पूछा है, तो देख लो पहले में और दूसरे में क्या परिवर्तन आया, दूसरे से तीसरे में क्या परिवर्तन आया, तीसरे से चौथे में क्या आया, वही चौथे से पांचवें हम कर देंगे और डायरेक्ट आंसर टिक लगा देंगे। आ गया समझ में? या हम उस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। अब एपी दे रखा है, एपी के प्रथम n पदों का योग, n पदों का योग कौन सा फॉर्मूला होता है? एसएन वाला फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला? ये तो गलत है, देखते सही गलत कर देंगे। ये सही है क्या? नहीं, s बराबर n बटा n/2 a प्लस an। बिल्कुल नहीं। कौन सा नहीं है? सर डी, कौन सा नहीं है? डी वाला, डी 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 वाला नहीं है। हाँ, ये डी वाला नहीं है। क्यों नहीं है? माइनस नहीं आता, माइनस, नहीं आता, हाँ यहाँ पर तो क्या आता है? प्लस आता, प्लस आता है ना। नेक्स्ट बिंदु, एक ए बिंदु दे रखा है पॉइंट और एक पॉइंट बी दे रखा है। इनको मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक, मिड पॉइंट जो होता है, मध्य बिंदु की निर्देशांक, जब भी हम मध्य बिंदु निकाले, एवरेज निकाले, माध्य निकाले, तो हम क्या करते हैं? बटे में 2 लिखते हैं। क्या लिखते हैं? बटे में 2। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? ए वाला, ए वाला कि बी वाला? ए वाला, प्लस वाला आएगा कि माइनस वाला? प्लस वाला। यानी कि किसी भी 2 नंबर को जोड़कर उसको आधा कर दिया जाता है। बीच का यदि निकालना है, किसी भी 2 नंबर के बीच का निकालना है, तो उन दोनों को जोड़कर आधा कर दिया जाता है। जैसे कि 1 से 10 तक की संख्या का आधा कितना होगा? 5। ऐसा समझ में? तो उसको आधा कर दिया जाता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे नेक्स्ट बिंदु, एक बिंदु दे रखा है, बिंदु बी भी दे रखा है। अब पूछा है कि रेखाखंड के मध्य बिंदु होंगे, मध्य बिंदु मिड पॉइंट होंगे, तो 1 और 3 को जोड़ा, 4, क्या बात कर दी आपने? 0 0 0 0 कैसे होंगे? 0 0 तो क्या होता है पता है तुमको? क्या होता है? मूल बिंदु के निर्देशांक होता है। ओरिजिन पॉइंट होता है 0 0। क्या होता है? ओरिजिन। अब यहाँ देखें 1 और 3 4 हो गए, 4/2 यानी कि 4 का आधा 2, फिर 2 और 4 6 का आधा 3, यानी कि पॉइंट ए हमारा बिल्कुल सही है। x1 x2 जोड़ेंगे, x1 x2 जोड़ा, उसको आधा कर दिया, 1 और 3 जोड़े 4 हो गए, 4 का आधा कर दिया 2। y1 y2 यानी कि 2 और 4 को जोड़ा 6 हो गए, 6 को आधा कर दिया, यानी कि 2 3 हुए। और भी है क्या कुछ? नहीं, तो वो हमारा सही जवाब। नेक्स्ट है, तो इसमें 27 पेज है, इस पीडीएफ के कितने पेज हैं? 27 पेजेस हैं, 27 पेज हैं। आप इसको बहुत अच्छे से देख लेना एक बार, ठीक है? समझ में आया तो वीडियो देख लेना, पीडीएफ में आपको दे दूंगा अभी आज। मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं, इसका जवाब दो मुझे। ओरिजिन पॉइंट है। अब ओरिजिन पॉइंट जो होता है, मूल बिंदु के निर्देशांक हमेशा 0 0 होता है। किसका होता है? 0 0। यदि वो पूछ ले कोई सा भी पॉइंट एक्स एक्सिस पर है, कहां पर? ऐसा नहीं पूछे, और ऐसा पूछ ले कि यदि कोई सा पॉइंट एक्स एक्सिस पर है तो इसका वाई निर्देशांक क्या होगा? तो वाई 0 होगा, यानी कि x 0 क्या होगा? यदि वाई पर है तो x 0, कोई सा पॉइंट यदि वाई पर है, हाँ। तो उसका एक निर्देशांक क्या होगा? 0 y। क्या होगा? 0 y। जहां पर है उसकी तो उसका महत्व तो बताएगा, लेकिन दूसरे को क्या कर देगा? शून्य कर देगा। क्या कर देगा? शून्य कर देगा, है ना। जब भी हम कहीं जाते हैं, किसी दोस्त के साथ बैठते हैं, तो क्या करते हैं? जिसके साथ हम जा रहे हैं उसकी तो तारीफ करेंगे, क्योंकि उसके साथ बैठे हैं ना हम, और दूसरे को क्या कर देंगे? शून्य कर देंगे। उसको महत्व नहीं देंगे। किसको महत्व देंगे? जिसके साथ हम हैं अभी, है ना, जिसके साथ हम अभी प्रेजेंट हैं, उसको तो महत्व देते हैं, दूसरे को क्या कर देते हैं? शून्य कर देते हैं। ऐसा होता है ना, दूल्हे के साथ जाते हैं तो ऐसा करके बिल्कुल उसको महत्व देते हैं, और दूसरा उस जगह क्या होता है? शून्य होता है। लेकिन जब उलट होता है तो क्या होता है? जब दूसरा दूल्हा है
दूसरा दोस्त उसका दूल्हा है तो उसके साथ जाते हैं, उसको उसको इंपॉर्टेंस देके और उसको शून्य कर देते हैं। बस वैसा ही है कि कोई सा पॉइंट यदि एक्स एक्सिस पर है तो वाई 0 हो जाएगा, वाई एक्सिस पर है तो एक्स 0 हो जाएगा और वाई वाई रहेगा। आया समझ में? नेक्स्ट हम देखें, यहाँ जो पेड़ की छाया उसकी 45 एक पेड़ की छाया उसकी ऊंचाई के बराबर है। छाया और ऊंचाई, यहाँ मैं ये देखूं कि एक छाया और इसकी ऊंचाई यदि दोनों बराबर हैं तो 45 डिग्री का कोण बनेगा हमेशा। मैंने क्लास में बताया बहुत बार है ना, 45 डिग्री का एंगल बनेगा यहाँ पर यदि उसकी हाइट और उसकी शेडो जो है दोनों बराबर हैं, इक्वल इक्वल हैं, तो 45 डिग्री का एंगल बनेगा हमेशा। और यदि ऐसा दे दिया कि 5 मीटर ऊंचे पेड़ का सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री बनता है, कितना डिग्री? 45 तो उसकी छाया की लंबाई कितनी होगी? 5 तो 5 मीटर। जो लंबाई है वही छाया की लंबाई होगी, जो ऊंचाई है वही छाया की लंबाई होगी। ये ध्यान रखना, यदि 45 डिग्री कोण आया तो कब? 45 डिग्री कोण पर, है ना। 45 डिग्री कोण क्या करता है? 90 डिग्री को दो बराबर भागों में बांट देता है ना, इसलिए बराबर होते हैं। यदि सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, 60 डिग्री, अब यहां देखना, जब भी सूर्य का उन्नयन कोण आ जाए और किसी की ऊंचाई और छाया की बात हो तो हमेशा tan थीटा को याद करना है। किसको याद करना है? tan थीटा फैमिली डॉक्टर है इन सबका, है ना, अधिकतर tan थीटा ही ठीक कर देता है इन सबको। बाकी और तो बाद में लगाने की जरूरत पड़ती है, tan का काम नहीं होता है ना। प्राइमरी इलाज कौन कर देता है इनका? tan थीटा कर देता है। तो यहाँ देखेंगे हम कि 60 डिग्री है तथा 30 मीटर लंबा छाया बनाने वाली मीनार की ऊंचाई क्या होगी? छाया बता दे 30 मीटर, ऊंचाई क्या होगी? यहाँ पर क्या होगा? tan थीटा का फॉर्मूला रहेगा tan 60 डिग्री का। tan 60 डिग्री का फॉर्मूला क्या होता है? √3। क्या होता है वैल्यू? √3। अब √3 बराबर कितनी हो गई? यहाँ पर बेस पता है, हाइट का पता करना है। अब tan थीटा का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, tan थीटा का त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब परपेंडिकुलर तो पता नहीं है तो p अपॉन बेस कितना है? 30। अब ये 30 उठकर इधर आएगा √3 के पास तो 30√3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 30√3। अब 30√3 क्या हो जाएगा? इसकी हाइट हो जाएगी, किसकी? टावर की, मीनार की। आया समझ में? यस सर। कर लोगे? यस सर। उलझने वाला सवाल है क्या? नहीं ये सवाल हम कॉपी में यदि करने बैठते तो ऐसा करते हैं जैसे 2 नंबर में कर रहे हैं, है ना। ये कि 2 नंबर में आ जाए तो उसको व्यवस्थित करना है, एक फोटो बनाना है मस्त। पहले तो उसमें उसका नेमिंग करना है, नेम करने के बाद उसकी वैल्यू को पुट करना है और गिवन लिखना है। गिवन लिखने के बाद क्या फाइंड करना है वो लिखना है, tan थीटा, और लिखना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से tan थीटा बराबर वो परपेंडिकुलर अपन बेस, है ना, लंब बटे आधार, और लंब बटे आधार लिखने के बाद उसकी वैल्यू पुट करके हम आंसर ले आएंगे। 2 नंबर में ऐसा करना है, 1 नंबर में बस करके देख लेना है और आंसर टिक लगा देना। ठीक, नेक्स्ट हम देखें, ये हो गया, ये ए वाला इसका बिल्कुल सही था। यहाँ भूमि से एक बिंदु के जो मीनार के 5 बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण अब 30 डिग्री दे रखा है, वही tan थीटा लगेगा, लेकिन tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3, 1/√3, है ना। 1/√3 लगेगा और इसकी हाइट पता कर लेंगे। आ जाएगा समझ में? नहीं, ये बहुत एक ही लाइन का कैलकुलेशन है, आप करने बैठोगे तो आ जाएगा इजीली, है ना, और अच्छे से कर लेना। अब जरूरी नहीं है कि ये इसकी जगह पर क्वेश्चन चेंज कर दे या नंबर चेंज कर दे, एंगल चेंज कर दे, हाइट लेंथ वगैरह चेंज कर दे, तो आपको इस मेथड से कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट है किसी वृत्त की स्पर्श रेखा जो बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, जो उसे बिंदु पर प्रतिच्छेद, कहां पर प्रतिच्छेद करती है? कितने कितने स्पर्श रेखा कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है? 2 बिंदुओं पर स्पर्श। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे बिंदु पर, गलत है, एक ही बिंदु पर, ये टेंजेंट लाइन है, एक ही, है ना, एक ही बिंदु पर ये वृत्त बना हुआ है, वृत्त की टेंजेंट लाइन निकलेगी, स्पर्श रेखा निकलेगी, तो कितने बिंदुओं पर स्पर्श करेगी? एक ही बिंदु पर, एक ही जगह टच करके निकल जाएगी, बस स्पर्श करके निकलेगी, है ना, काटेगी नहीं है, प्रतिच्छेद नहीं करेगी, है ना।
तो स्पर्श रेखा है, टेंजेंट लाइन है, तो उसको एक ही बिंदु पर टच करते हुए या प्रतिच्छेद करते हुए निकलेगी। वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? जो दो लाइन को यदि वो कट करते हुए निकले, स्पर्श रेखा सेकंड बोलते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? स्पर्श रेखा। नहीं, बिल्कुल गलत है, है ना? प्रतिच्छेद रेखा बोलेंगे या छेदक रेखा बोलेंगे। कौन सी? छेदक रेखा, सेकंड है ना? छेदक रेखा सेकंड बोलते हैं, सेकंड, है ना? छेदक रेखा। नेक्स्ट है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P, सर इसका आएगा रूट 19। क्या आएगा? ये वाला रूट 19 लास्ट वाला। ये हाँ आपने किया हुआ है ये इसको, किया आपने। है ना? जब हम सवाल करते हैं, रिवीजन करते हैं, तो हमें उसके आंसर भी याद हो जाते हैं, है ना? तो 1 का चौथा। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है त्रिज्या R वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण P डिग्री है। तो क्या होगा? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? थीटा बटे 360 इनटू ये बी वाला पी। पाई आर स्क्वायर। तो P डिग्री है ना, तो P बटे 360 किसमें? यहीं से दिमाग लगाओ, इसमें 180 180 720 360। ये जहां 360 बटे में है टोटल एंगल, सर्कल की बात हो रही ना, किसकी बात हो रही है? सर्कल की। तो सर्कल का टोटल एंगल क्या होता है? बटे में। और टोटल एंगल होता है कितना है? 360 डिग्री। संपूर्ण कोण कितना होता है? 360 डिग्री का। तो 360 डिग्री किसके बेस में है? इसके। तो ये हमारा सही ऑप्शन और होगा भी ये कि थीटा बटे 360 इनटू 2 पाई आर। ये कुछ गलत है क्या? सर थीटा अपन 360 पाई आर स्क्वायर है ना? पाई आर स्क्वायर है ना? हाँ, ये यहाँ पर ऑप्शन भी गलत है, गलत ऑप्शन है ना? ऑप्शन गलत है। नहीं, ऑप्शन गलत नहीं है, थोड़ा सा कुछ देखो कि कुछ कटा हुआ है। 360 का डबल कितना होता है? 720। यानी कि ये वाला ऑप्शन हमारा सही है, क्योंकि 2 से ही काटेंगे 360 के आएंगे। आया समझ में? यहाँ पर हड़बड़ाहट में गलत मत करके आ जाना। यहाँ पर देखना कि ये 2 पाई आर दे दिया। अब 2 पाई आर दे दिया तो 2 पाई आर तो किसका होता है? सर्कमफ्रेंस का होता है। किसका होता है? सर्कमफ्रेंस का होता है, परिधि का होता है सूत्र। तो 2 पाई आर तो होगा नहीं, 2 से हम इसको काटेंगे, 2 से हम इसको कट कर देंगे तो 360 आ जाएगा। तो ये हमारा सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। थोड़ा सा हो सकता है पहली नजर में देख के कंफ्यूज लगे आपको, लेकिन थोड़ा सा फिर ध्यान रखना कि यार 2 पाई आर आ रहा है तो ये हो ही नहीं सकता। नहीं हो सकता तो हम इस 2 को इससे काटें कि 360 बन जाए। तो हमारा सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है ये न्यूमेरिकल है, आप करके देख लेना, ठीक है? एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्शिका की लंबाई अरे वाह, बिल्कुल करके तुमने। हां करेंगे। तैयारी अच्छी है मतलब। अब यहाँ पर देखें, 70 आ गई। यहाँ पर यदि TP और TQ केंद्र वो वाले वृत्त की 2 स्पर्शिकाएं, 70 ठीक है? P और Q पर जहाँ स्पर्श करती हैं और T से हमने टेंजेंट लाइन डाली हुई है, ठीक है? तो उसने क्या बोला है इस प्रकार कि बड़ा कोण जो है कोण POQ बराबर 110 डिग्री का। POQ यानी कि एक एंगल 110 डिग्री का है, तो कोण TOQ किसके बराबर होगा? 70 डिग्री। 70 डिग्री। मतलब 70 डिग्री का क्यों? सर क्यों बोलेगी ना, तो इन दोनों को अगर मिलाएंगे तो 180 आएगा और आधा करेंगे तो 70 है ना? आधा करेंगे। यहाँ पर देखें, यदि एक बिंदु P से केंद्र हो, ये उससे है सर्कल वाले चैप्टर से, है ना? उससे कर लेना। उसके ये जो ये ऑब्जेक्टिव है कहाँ से बनते हैं? ये तो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, वो जो तुम्हारे एक्सरसाइज 1 में आते हैं, है ना? यार 9.1 10.1 11.1 1.1 2.1 उससे छोटे छोटे क्वेश्चन है, वहां से बनते हैं। और एक बनते हैं तुम्हारे पीछे सारांश समरी से, है ना? फॉर्मूले वगैरह आते हैं तो समरी सारांश से बनेंगे, और ये आता है तो यहाँ से बनेंगे, ठीक है? ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आप चाहे तो इनको लिख सकते हैं। प्रथम 5। अब ये कितने हैं? ये हैं लगभग 56 होंगे, लगभग, है ना? 56, ये 56, है ना? ये सब देख लेना, बहुत इजी है, ज्यादा कुछ माता बच्चे कर लेंगे। कुछ तो फॉर्मूले से मिलकर बने हैं और कुछ छोटे छोटे सवालों से। जैसे ये बिंदु P 2 3, एक बिंदु है P, पॉइंट P 2 3
इसकी लोकेशन कि x अक्ष से दूरी, x अक्ष से दूरी x से कितनी दूर है, कितनी दूर है x अक्ष से दूरी कितनी है, अरे x अक्ष से दूरी बतानी है, यहां से वो कितनी दूर है, x एक्सिस पर तो है वो, लेकिन उससे कितनी दूर है, तो y की तरफ चलेगा, कहां चलेगा, y की तरफ चलेगा ना, x अक्ष से है तो y की तरफ जाएगा, तो कहां चला जाएगा, 3 पर। क्यों सर? x एक्सिस से इसकी डिस्टेंस, अब यहाँ देखें प्रश्न क्रमांक 2, अब यहाँ रिक्त स्थान है दूसरे प्रश्न में, ये 56 के 56 ही कर लेना पहले, तो बहुत इजी है ना, नहीं है तो आपको इसको कैलकुलेट करके देखना है, इसको सॉल्व करके देखना है, सॉल्व करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि किस टाइप से ऑब्जेक्टिव ये जो है सही विकल्प बनते हैं। इसके बाद हम देखें कि क्वेश्चन नंबर 2 प्रश्न क्रमांक 2 जो आता है फिल इन द ब्लैंक्स का, रिक्त स्थान का, है ना, क्या पूछा, √3 इज ए नंबर, कैसा नंबर, करंडी 3 इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या, एचसीएफ संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे घात का गुणनफल होता है, किसी एचसीएफ में किसका गुणनफल होता है, एचसीएफ में सबसे छोटी घात, एचसीएफ में क्या आता है, जो सबसे छोटा नंबर है जो कॉमन है सब में वही आ जाएगा, है ना, छोटी घात का। अब यहाँ देखें एलसीएम संख्याओं के संबंध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात, है ना, सबसे बड़ी घात का गुणनफल होता है। √3 वाला अभी हमने कर लिया कि √3 क्या है, इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है, 6 प्लस करनी 2 एक अपरिमेय संख्या है, क्यों है, क्योंकि √3 और √2 जो है इरेशनल नंबर है, ठीक, हमने प्रूव भी किया हुआ है इसको। अब यहाँ पर √2 के साथ कुछ भी नंबर आ जाए तो वो क्या है, इरेशनल नंबर ही होगा, अपरिमेय संख्या होगी। यहाँ पर हम देखें कि ये वाला सवाल चैप्टर 1 का है, 7 into 11 into 13 into प्लस 13 एक कैसे है, कंपोजिट नंबर, परिमेय संख्या, है ना, आया भी है। रैखिक बहुपद ax plus b का शून्य है, कितना शून्य, एक, रैखिक बहुपद के एक ही शून्य, क्योंकि अधिकतम घात देखी जाती है किसकी, अभाज्य जो संख्या होती है ना अपनी, अचर राशि, है ना, चर राशि की वेरिएबल की मैक्सिमम पावर देखी जाती है, तो यहाँ a है, a की मैक्सिमम पावर एक ही है, क्योंकि ये क्या लाइनर इक्वेशन है, रैखिक समीकरण है, इसलिए इसका एक ही शून्य होगा, एक शून्य होगा, एक, है ना, 1 o any 1 नॉट ए 1, है ना, o any 1 एक शून्य होगा, और शून्य कोई सा भी हो सकता है, ठीक है, जरूरी नहीं कि वो एक ही रहे, 5 6 8 10 12 जो भी है वो एक ही शून्य होगा। यहाँ द्विघात समीकरण के विविक्तक का मान ऋणात्मक हो तो इसका मूल कैसे होंगे, माइनस, नेगेटिव यदि हो d की वैल्यू तो इसके रूट कैसे होंगे, नॉट रियल, वास्तविक नहीं होंगे, अवास्तविक आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, अवास्तविक लिख सकते हैं, नॉट रियल लिख सकते हैं, क्योंकि 0 से भी छोटा है तो रियल नहीं है, मेरे पास पैसा ही नहीं है, 0 से भी कम पैसा है, यानी कुछ उधार है, तो क्या रियल है, क्या नॉट रियल है ही नहीं मेरे पास, है ना, मैं कुछ पैसा उधार, मेरे पास कर्जा है, मेरे डायरी में लिखे हैं 5 लाख रुपए, अब मेरे पास नहीं है, मैं उधार लेके आया, वो उधार वाले पैसे हैं, तो क्या मेरे पास रियल अमाउंट है, क्या नहीं है, क्योंकि वो नॉट रियल मेरा नहीं है, वो लिखे हुए हैं, उधार है। अब नेक्स्ट हम देखें, ये इस टाइप के सारे क्वेश्चन कर लेना, ठीक है, द्विघात समीकरण का विविक्तकर क्या होगा, और ये उसी से बना, किससे बना, वो हमने 3 कंडीशन याद करी थी सही विकल्प में, मूलों की प्रकृति, नेचर ऑफ द रूट, है ना, नेचर ऑफ द, ये 4 चैप्टर का है, नेचर ऑफ द रूट, मूलों की प्रकृति, 0 से, यहाँ पर मूल कैसे निकालेंगे, विविक्तकर डिस्क्रिमिनेशन, वो d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, d बराबर b वर्ग माइनस 4ac, उस वाले सूत्र से हम विविक्तकर निकाल लेंगे, उसकी 3 कंडीशन याद कर लेंगे, 3 ही कंडीशन है बस उसकी, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखें कि अगला क्वेश्चन हमारा आया है कि यदि ABC AP में है, किसमें है, AP में, ABC एक AP है, तो B बराबर क्या होगा, B बराबर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac,
ये थोड़ी होगा, बताओ बताओ बताओ। ये भी होगा। दूसरा पद बी मतलब पहला पद ए है, एपी का फर्स्ट टर्म क्या है, ए बी सी, ये कंटिन्यूटी में है, ठीक है। तो बी बराबर क्या होगा, तो दूसरा पद निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ए प्लस डी, क्या होगा, ए प्लस डी, ए प्लस डी। हाँ, दूसरा पद पूछा ना, ए प्लस डी, एक कम डी है ना, एक डी कम हो गया होगा, दूसरा पद पूछा तो ए प्लस डी आ जाएगा, बस प्रथम प्लस डी। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं। भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि संगत कोण बराबर हो तथा उनकी संगत भुजाएं बराबर। संगत भुजाएं भी कैसी हो, समानुपातिक, कैसी हो, संगत की बात हो रही है, यहाँ पर किसकी बात हो रही है, समान होंगे, एक जैसे, हाँ एक जैसे, और समरूप, समरूप और सर्वांग सम, सिमिलर और कॉन्ग्रुएंस में काफी डिफरेंस है। हाँ, similar। उसने बोला कि समरूप होंगे, सिमिलर होंगे बस यदि उनकी संगत कोण बराबर और जो संगत भुजाएं वो कैसी हो, समानुपातिक हो, समानुपातिक है ना, सेम रेशियो में हो, सेम रेशियो में हो, समानुपातिक हो। किसी बिंदु की y एक्सिस से दूरी, ये आ गया वो, कोऑर्डिनेट, हाँ, उस बिंदु का क्या कहलाती है, कोऑर्डिनेट, y एक्सिस से दूरी, भुज या कोटि, कोऑर्डिनेट या कोऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट है ना। तो ये दोनों वो चीजें, भुज और कोटि, भुज और कोटि की बात है। नेक्स्ट है प्रेक्षक की आंख से प्रेक्षक द्वारा देखी गई वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा। साइड लाइन, हॉरिजॉन्टल, साइड लाइन, सीधी देखना। एक बार और सोचे अच्छे से, सर, प्रेक्षक की आंख से प्रेक्षक द्वारा देखी गई वस्तु को मिलाने वाली सीधी रेखा क्या कहलाती है, साइड लाइन, तो सीधी देखते हैं ना, तो दृष्टि रेखा, साइड लाइन, साइड लाइन है ना, दृष्टि रेखा होती है। वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, परपेंडिकुलर होती है, क्या होती है, लंब होती है, परपेंडिकुलर होती है, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल क्रिएट करती है, बनाती है। बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है, दोनों टेंजेंट की जो लेंथ होती है वो इक्वल होती है, बराबर होती है। एक वृत्त की प्रतिष्ठान समांतर स्पर्श रेखा हो सकती है दो समांतर पैरेलल लाइन हो सकती है एक इधर, ये तीसरी खींचेंगे तो उसको काटते हुए निकल जाएंगे, है ना। नेक्स्ट, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखाओं के उभयनिष्ठ बिंदु को वृत्त और उसके जो है क्या बोलेंगे, बिल्कुल नहीं, स्पर्श पॉइंट, स्पर्श बिंदु यानी कि कांटेक्ट पॉइंट जो होता है, कांटेक्ट पॉइंट होता है जहां पर वो टच करे, है ना, स्पर्श बिंदु कहते हैं उसको। तीन माध्य माइनस दो माध्य बराबर क्या होगा, मीन। पढ़ा ना तुमने, अभी भी अपन इस चैप्टर पे नहीं आए हैं, तुमने पढ़ रखा है वर्ग चिन्ह, ये लास्ट वाले चैप्टर से है, 14 है ना, प्रोबेबिलिटी वाले से नहीं है, उसके बाद 13 चैप्टर, हाँ। स्टेट वाला जिसमें मीन बिल्कुल मीन मोड में और मीन है, बहुलक वाला सांख्यिकी वाला चैप्टर है ना, उस चैप्टर से है। ये है उससे 1 आएगा, इसका आंसर क्या आएगा, किसी घटना की घटने की और नई घटने की दोनों संभावनाओं को यदि जोड़ें तो एक आता है ना, एक आता है। जैसे एक सिक्का में उछाला, हेड आने की और नहीं आने की, टेल आने की, दोनों की प्रोबेबिलिटी को यदि मैं जोड़ूं आधी आती है, दोनों को ऐड करूं तो एक हो जाएगी। आया समझ में। नेक्स्ट, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा है उसे बिंदुओं पर स्पर्श करती है, प्रतिच्छेद करती है एक ही बिंदु पर, है ना, कौन से कितने बिंदुओं पर, वृत्त की स्पर्श रेखा उसे एक ही बिंदु पर स्पर्श करती है, स्पर्श बिंदु पर। अब वृत्त को
दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं? सेकेंड, है ना? सेकेंड लाइन बोलते हैं, यानी कि छेदक रेखा, है ना? ठीक है? छेदक रेखा जिसको छेदते हुए निकल जाए। अब प्रश्न क्रमांक 3 की बारी है। प्रश्न क्रमांक 3 में क्या आता है? ट्रू फॉल्स, सत्य असत्य, असत्य। है ना? जवाब देना है तुमको। करणी 5 करणी 5 परिमेय संख्या है, असत्य। असत्य। परिमेय संख्या बोल रहा है वो, तो नहीं होती है, अपरिमेय होती है। ये परिमेय संख्या है। असत्य। सभी वृत्त समरूप होते हैं, ट्रू। समरूप तो होते हैं ना, सिमिलर होते ना ऑल सर्कल्स आर सिमिलर, सिमिलर तो होते हैं ना, कॉन्ग्रुएंट्स नहीं होते हैं, हाँ सिमिलर सिमिलर तो होते हैं, है ना? यहाँ पर सभी वृत्त समरूप नहीं होते। असत्य। नहीं ये बात होते तो गलत है, ये बात तो गलत है, होते हैं। असत्य। ये बोल रहा नहीं होते, होते हैं, हाँ, समरूप होते होते हैं हैं। ना, ये बोल रहा नहीं होते हैं, तो ये गलत बोल रहा है, यानी फॉल्स। ठीक है? सभी सर्वांगसम आकृतियां समरूप होती हैं, परंतु इसका विलोम सत्य नहीं है, इसका उल्टा गलत है। सभी सर्वांगसम आकृतियां समरूप होती हैं, लेकिन इसका उल्टा कि सभी समरूप आकृतियां सर्वांगसम नहीं होती, ये बात गलत है। असत्य। बिल्कुल सही है, ये सही है, ट्रू है। ये सही बोला ना। सर्वांगसम आकृतियां समरूप तो होती हैं, लेकिन इसका उल्टा जो गलत है ना, इसका उल्टा कर देंगे तो गलत हो जाएगा। इसका उल्टा गलत है वाकई में, क्योंकि सभी समरूप आकृतियां सर्वांगसम होती है, ये थोड़ी होता है। तो बिल्कुल ये बात सही है इसकी, है ना? यहाँ पर बिंदु के मूल बिंदु की दूरी, मूल बिंदु की दूरी x² + y² होता है, बिल्कुल होता है। किसी घटना E के लिए P बराबर 1 - ये बिल्कुल सही है ना? ये भी ट्रू है। किसी घटना की प्रायिकता 0 से बड़ी या उसके बराबर होती है तथा 1 से छोटी या उसके बराबर होती है, बिल्कुल सही है। क्यों? किसी भी घटना की प्रायिकता 0 से तो बड़ी या 0 के बराबर हो सकती है, या तो काम होगा या नहीं होगा, या 1 से छोटी या 1 के बराबर होती है। 1 से कभी भी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 1 से बड़ी नहीं होती, 1 से ज्यादा नहीं होती है ना? हमेशा 1 होती है या 1 से छोटी होती है, 0 होती है या 0 से ज्यादा होती है, 0 से कम नहीं होती है। एक पासा फेंका मैंने, पासा डाइस, उसको फेंकने पर उसके सरफेस पर, उसके फलक पर 7 अंक आने की प्रायिकता कितनी होती है? 0। कितनी होती है? 0 से कम नहीं होती है, 0 होती है, 0 नहीं आएगा भाई, बस बात कर, तो 0 है ना? यदि 2 के पूछे तो कितनी? 1/6। कितनी? 1/6, यानी कि 0 से ज्यादा है लेकिन 1 से कम है, 1 के 6 टुकड़े कर दिए। ठीक है, नेक्स्ट वही चीज यहाँ पर आ गई, ये वाला हमने अभी किया था। रैखिक समीकरण का मानक रूप x + b + c = 0, गलत है, गलत है ना, फॉल्स है। x + b by + c, x + by + c = 0, ये होता है। लेकिन ये बात ये नहीं है, तो ये बात सही है, ये नहीं है, ऐसा बोला ना उसने कि ये मानक रूप नहीं है क्या, स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है क्या? हाँ नहीं है, बिल्कुल सही, ये नहीं है। उसने पूछा ये हाँ नहीं का विशेष ध्यान रखें, यहाँ पर हाँ नहीं का विशेष ध्यान रखें, वो बोल रहा है कि ये वाला नहीं है, हाँ तो नहीं है, सही बात है, तो राइट, ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट ये इस टाइप के क्वेश्चन देख लेना। सभी त्रिभुज समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, संख्या ये भाज्य संख्या है, 17, 23 और 29 का HCF 2 होता है, ये गलत है। HCF 2 क्या है इसका, क्योंकि दोनों सभी क्या है, एक दूसरे की टेबल में आते ही नहीं है ना? जहाँ यदि P एक भाज्य संख्या है, यदि P A² विभाजित करती है तो PA और A को मिलाने वाली, जहां पर एक धनात्मक पूर्णांक है, घात 2 के लिए बहुपद के अधिकतम अधिक से अधिक 3 शून्य होंगे, ये बिल्कुल गलत है, 2 ही शून्य होंगे। जिसकी पावर 2 है तो उसके कितने जीरोस होंगे? 2 जीरोस होंगे, 2 ही शून्य होंगे। नेक्स्ट है हमारा ये घात 2, ये तो हो गया ना। चर x के बहुपद px में x की उच्चतम घात बहुपद की घात कहलाती है ना? बहुपद क्या, ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। उसकी पावर, मैक्सिमम पावर इस इक्वेशन की पावर होती है। यहाँ पर यदि ऐसा है तो e नहीं की प्रायिकता कितनी होगी, तो 1 में से ये माइनस कर देंगे, 1 में से ये माइनस कर देंगे तो क्या आएगा? 0.95, नॉट 95, ठीक है,
0.95। पॉइंट के बाद हम सिंगल सिंगल डिजिट रीड करते हैं, ये बात का ध्यान रखें। घात n के किसी बहुपद के अधिकतम अधिक से अधिक n शून्य हो सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल हो सकते हैं, और इतने ही होंगे, हो सकते हैं वाली बात खत्म है। अब यहाँ देखें बीजी व्यंजक दे रखा है, कैसा बहुपद नहीं है, क्या है बहुपद नहीं है, क्या बहुपद है? यदि ये भी नहीं होता तो भी बहुपद होता है, क्योंकि दो पद है ना इसमें, ठीक है, पावर है। अब शून्य बहुपद की घात अपरिभाषित होती है, शून्य बहुपद शून्य बहुपद की घात अपरिभाषित होती है क्या? नहीं, एक होता है इसका आंसर, 1 होता है ना। किसी की भी पावर यदि 0 कर दें तो आंसर क्या आता है? 1। x की पावर यदि मैं 0 लिखूंगा तो उसका आंसर आएगा 1। क्या आएगा? 1 आएगा। अचर बहुपद की घात शून्य होती है क्या? अचर बहुपद की घात शून्य होती है? अचर बहुपद की घात शून्य होती है? नहीं, उसकी एक घात होती है, अचर है वो। अचर मतलब कोई कांस्टेंट वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू है तो उसकी पावर 0 थोड़ी होगी, 1 होगी। नेक्स्ट, दो चरों में एक रैखिक समीकरण के अनेक हल हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। दो चरों में एक रैखिक समीकरण के, दो चर में एक रैखिक समीकरण के कितना हो सकते हैं? अनेक हो सकते हैं। x की वैल्यू कुछ रखो, y की कुछ आएगी, फिर x की और कुछ रखो, y की और कुछ आएगी, x की और कुछ रखो, y की और कुछ आएगी, अलग अलग आती जाएंगी, है ना। जितनी आप x की बदलते रहोगे y की चेंज होती जाएगी, या y की बदलते रहोगे तो x की चेंज होती जाएगी। तो इस तरह के सारे क्वेश्चन आप कर लेना इस पीडीएफ से देख के, है ना। देखिए आप, ये क्वेश्चन है, इसमें 42 क्वेश्चन है। कितने हैं? 42 क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स के। ये पूरी मैथ्स के हैं, है ना। पूरी मैथ्स में से इंपॉर्टेंट लिए गए हैं। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है, होती है, ये बात का विशेष ध्यान रखें, है ना। सब वृत्त की, सर्कल की सबसे बड़ी कोण जो होती है वो क्या होती है? डायमीटर होती है। क्लास में आए ना, 10th क्लास जब इनके फोटो ले लेना है। ओके सर। पूरी मतलब बिठा दो। कितने बच्चे हैं अब आज 15 है सर, टोटल? कितने? 20। तो 500 किसी क्लास में तो बिठाना। हाँ, नो फोटो लेना 9 से 11, है ना। नेक्स्ट है सही जोड़ी। क्वेश्चन नंबर 4 सही जोड़ी का होता है। अब क्वेश्चन 4 जो है इसमें सही जोड़ी आती है, और सही जोड़ी कहां से कैसे बनती है ये भी ध्यान रखें। चैप्टर के फार्मूला से, जैसे तुमको मैंने अब इस बार दिया था सही जोड़ी में, फार्मूला से, वो फार्मूले से बनी थी सब, यस सर, है ना। सभी फार्मूले से, जरूरी थोड़ी 11 से बनी है। 8 के भी आए थे उसमें, 8 के भी आए थे ना 8 के भी, और 8 11 मतलब आपको कुल मिला के मैंने सभी के अलग अलग फॉर्मूले लिखवाए सभी से, है ना। एक बच्चे से सारे सब्जेक्ट सारे चैप्टर के फॉर्मूले हमने लिखे हैं। नहीं सभी ने लिखे हैं, सिर्फ ऑप्शन की बात नहीं है, सभी ने लिखे हैं ना, सभी ने अपने अपने लिखे हैं। लिखना चाहिए था, लिखे सारे चैप्टर के एक ही जगह फॉर्मूले लिख के रखो, ठीक है। वो फॉर्मूले तो सभी को याद करने हैं। यहाँ पर ये सही जोड़ियां अच्छे से देख लेना, ये पहली सही जोड़ी है। एक और ध्यान रखें कि सही जोड़ी जब तुम्हारी आती है तो इस बार या कुछ समय से क्या हो रहा है कि इधर 6 आ जाती है, इधर 7 या 8 कंफ्यूज कर देते हैं वो। कंफ्यूज नहीं, वो चेक करते कि आपको वाकई में कंफर्म है कि हाँ यही आंसर है ना, ये चेक करने के लिए। इसलिए 7 या 7 आते हैं, इधर 6 आ जाते हैं, एक एक्स्ट्रा या 2 एक्स्ट्रा दे देते हैं वो। आपको सही सही मिलाना है। फॉर्मूले यदि आप अच्छे से याद कर लोगे तो सही से सही जोड़ी बना पाओगे। ये दूसरी सही जोड़ी है, ये कंडीशन भी दे दी यहाँ पर, हाँ सर, है ना। यहाँ पर चैप्टर 8 से दे दिया। हाँ, देखो इसमें 2 क्वेश्चन चैप्टर 8 से हैं, और इसमें 2 क्वेश्चन चैप्टर 8 से हैं। चैप्टर 8 में से आ और 11 से है देखो आप, 12 है ना। 11 12 से है। यहाँ पर देखो ये चैप्टर 8 से है और 12 से है, बेलन का आयतन, है ना। बेलन का आयतन वगैरह ये सारी चीजें। 413 ये देखें घनाभ का आयतन दे दिया। घनाभ का आयतन क्या होता है? वो LVH, है ना। घनाभ का आयतन मतलब वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, LVH, है ना। लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट।
ये इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? 2 ये वाला 2LB BH या HH, ठीक है। ये वाला अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दिया, शंकु का याद कर लिया तुमने? हाँ सर बहुत अच्छे से। हाँ, आज ये शुरू भी करने वाले हैं ना, कर लिया कर लिया ना? कल से एक क्वेश्चन कर लिया हमने इसका, सर 5 वर्ग में दिए 5 करने के लिए दिए थे, करके लाए तुम? हाँ सर। ये वाला देखो, घन का आयतन दे दिया, a की पावर 3 है ना, a की पावर 3। वृत्त का क्षेत्रफल 2 पाई अरे पाई आर स्क्वायर, हाँ पाई स्क्वायर परिधि होती है 2 पाई आर, हाँ, सर्कमफ्रेंस। ये अच्छे से देख लेना सबकी, या तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना इन सबके, है ना, लिख लेना पूरी सही अच्छे से, और मिला के रखना बिल्कुल एक के सामने, इनके सही आंसर लिख के रखना ताकि तुमको याद रह जाए डायरेक्ट सही आंसर, है ना, कंफ्यूज होने का काम नहीं है। प्रश्न 5 क्या होता है? एक वाक्य में उत्तर देना है, वन वर्ड आंसर। कैसा? वन वर्ड। इसका बोल आएगा हाँ दीना दो पद का वन नहीं x स्क्वायर कुछ भी लिख दो उसको, कुछ भी नहीं लिखना है, वो x स्क्वायर स्टैंडर्ड फॉर्म a स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, वो स्टैंडर्ड फॉर्म है। ये देखिए आप, यहाँ पर क्या होगा, 1 नंबर का सवाल रहता है, एक नंबर के सवाल, है ना। ये आते हैं 6, कितने आते हैं? 6 नंबर का प्रश्न क्रम 5 है अपना, 6 क्वेश्चन रहते हैं इसमें से। ये बहुत इजी आते हैं, है ना, बहुत छोटे छोटे सवाल यहाँ से उठा लिए जाते हैं। जैसे या तो कोई सा फॉर्मूला पूछ लिया, स्टैंडर्ड फॉर्म पूछ लिया, है ना, ये पूछ लिया, कोई सी कंडीशन पूछ ली, उसकी कंडीशन लिखी है कि एक यूनिट सॉल्यूशन की कंडीशन लिख के बताऊं, तो ऐसा कुछ पूछ लेते हैं यहाँ पर, या ऐसे पूछ लिया, एलसीएम निकालने के लिए पूछ लेते हैं, है ना, ऐसा फॉर्मूला पूछ लिया, एक द्विघात समीकरण लिखी है, प्रीलिमिनरी इक्वेशन लिखी है, ऐसा कुछ भी यहाँ पर पूछ लेता है। तो यहाँ पर द्विघात समीकरण की घात क्या होगी? 2 होगी। मैक्सिमम पावर क्या होगी? 2। ये द्विघात समीकरण का सूत्र लिखिए, x स्क्वायर प्लस bx प्लस c, है ना, ये हम लिख सकते हैं। अचर बहुपद की घात क्या होगी? कांस्टेंट वैल्यू 1 होती है ना, कांस्टेंट की वैल्यू होती है, इसकी पावर होती है एक्चुअल पावर 1 होती है। तो ये इस तरफ पे, और ये सारी कंडीशंस हैं किसकी? सिमिलर होने की, 6 चैप्टर या सिटी वाली कंडीशन है ना, सिमिलर की या कॉन्ग्रुएंस की, है ना, समरूप की और सर्वांग की कंडीशन है, शर्तें हैं। ये वो शर्तें भी आपको याद करनी है, अच्छे से देख लेना, उनको हाईलाइट कर लेना सभी कंडीशंस को, और अच्छे से याद करना। एक ही जगह लिख लो, बार-बार लिखो, याद रह जाएगी। हाँ 6 चैप्टर की हैं, 6 की हैं। क्यों? ये उससे है सांख्यिकी वाले चैप्टर से, कल्पित माध्य और 13 चैप्टर, है ना, माध्य विधि है, बहुलक क्या है, माध्यिक का सूत्र क्या है, ये सारे फॉर्मूले हैं। ये फॉर्मूला अच्छे से कर लेना, चाहे हमने वो वाला चैप्टर अभी किया नहीं किया, सारे फॉर्मूले जो चैप्टर चल रहा है उसके सारे फॉर्मूले तो कर ही लेना। अब आ गया अगला 2 अंक के प्रश्न, 2 अंक के प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 6। प्रश्न क्रमांक 6 जो आएगा तुम्हारा, 2 नंबर के आए थे उसमें, 2 नंबर का रहता है। अब 6 के लिए क्या है, 7 के लिए क्या है, वो 2 नंबर के क्वेश्चन देख लो आप। ऐसे 12 प्रश्न आएंगे 2 नंबर के, 12 दूनी 24, और तुम 25 नंबर से पास हो रहे हो, 25 से पास हो गए ना, और 24 नंबर के तो 2 नंबर के आ जाएंगे, और 30 नंबर के तुम्हारे ये ऊपर का मटेरियल आ रहा है, पूरा ऑब्जेक्टिव आ रहा है ना, ऑब्जेक्टिव आएंगे 30 नंबर के। तो 25 से तुम पास हो, तो पास होने के लिए आपको, यदि आप ऑब्जेक्टिव भी पढ़ते हैं अच्छे से, तो पास तो वैसे हो जाओगे, और उसके बाद जितनी मेहनत करोगे उतना तुम्हारा परसेंटेज इंक्रीज होता जाएगा। और यदि तुमने ये कर लिया, ऑब्जेक्टिव की तैयारी कर ली, ऑब्जेक्टिव की तैयारी कैसे होती है, कहाँ से होती है मैंने बोला, एक तो छोटे क्वेश्चंस, और समरी और फॉर्मूले, समरी में फॉर्मूले होते हैं, है ना, वो यदि तुमने कर लिया तो ये कुछ भी नहीं है तुम्हारे सामने, ये आसानी से हो जाएंगे, क्योंकि फॉर्मूला तो आता है तुमको, समरी पता है, उनकी कंडीशन पता है, तो आप आराम से इसको सॉल्व कर लोगे। ठीक है, ये चीज मैन है। ये 30 नंबर यदि आपने बटोर लिए, इनके लिए आपने बहुत मेहनत कर ली, तो इनके लिए आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत
नहीं है, वो वैसा ही एक ही बार रिवीजन में याद रह जाएगा तुमको। यहाँ देखो ये सब आपको क्या पूछा गया है, बहुलक ज्ञात करने का सूत्र क्या है, माध्यक का सूत्र क्या है, ये फॉर्मूले तो है। तो यदि तुमने वो वहां कर लिया तो यहाँ तो आप आराम से कर दोगे 1 नंबर का। ठीक है, ये देखिए आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। बहुलक क्या होता है, इसमें जो ज्यादा बार आया है वो बहुलक है ना, 2 आ रहा है सबसे ज्यादा। यहाँ पर हम देखेंगे 2 नंबर के ये क्वेश्चन हाँ और वाले है ना, तो वाले गुणनफल ये क्या पूछ लिया इसमें, गुणनफल के रूप में व्यक्त करो। गुणनखंडों के गुणनफल के क्या इसका फैक्टराइजेशन करना है ना, एलसीएम जैसे हम करते हैं वैसे गुणनखंड करके वो उसकी पावर को लिख देना है, मल्टीप्लिकेशन को। यहाँ पर ये सारे अब इसमें पूछ लिया कि चलो बताओ इसमें x की वैल्यू क्या है, px की वैल्यू के कितने शून्य होंगे, इसमें 2 होंगे, इसमें 1 ही होगा, इसमें 1 2 3 होंगे। आया समझ में? यदि y का पूछे तो y का तो पूछेगा नहीं क्योंकि हमने लिखा सब x के पूछता है, y वाला अभी तक आया नहीं है। ठीक है, यहाँ पर ये सब इसका शून्यक निकालना है तो इसके शून्यक निकालेंगे हम, है ना, इसके इन सबके शून्यक निकालेंगे, जीरो फाइंड आउट कर लेंगे, है ना, बहुत इजी है। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ये वाला इजी सवाल है। गवर्नमेंट पेपर में, हाँ सर, ये गवर्नमेंट पेपर में आया था हाँ, ना, हाँ, हाँ, बहुत अच्छा ये बढ़ जाएगा, 2 जीरो लग जाएगा, 30 से ऊपर जाएगा। ये सब इजी क्वेश्चन है। ये बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, 2 फॉर्मूले, ये बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, माध्य बिंदु ज्ञात करना। माध्य बिंदु ज्ञात करने के लिए क्या करता है, हाँ बटे में 2 कर देते हैं, है ना, 2 को 2 से डिवाइड कर देंगे। नेक्स्ट ये सब प्रोबेबिलिटी वाला है, सम विषम संख्याओं में, सम संख्याओं में विषम संख्याओं में, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। ये जो ध्यान रखना है किस चैप्टर से 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए हैं, कितने क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, तो ये वो 2 नंबर के जो इस चैप्टर के बनने वाले क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन का समावेश है इसमें, है ना। 4 नंबर के भी है, 3 नंबर के भी आएंगे, ये 2 नंबर वाले हैं, है ना। ये आप देखोगे ये सब 2 नंबर के हैं, ये वाला ये क्वेश्चन नंबर 13 है ना, ये शायद 17 तक आते हैं तुम्हारे, है ना, 16 17 तक आते हैं 2 नंबर के। ये दे दिया 10 4/3 की वैल्यू दे रखी है, 10 a की वैल्यू दे रखी 4/3 है, तो साइन और cos की वैल्यू निकालनी है, बहुत इजी है ना। आपने भी दिया था गवर्नमेंट बिल्कुल, पेपर में भी आया था। आप एक ट्रायंगल बनाना, राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज, और उसमें 10 की वैल्यू जो आती है इसके साथ x मानकर वो लिख देना। ठीक है, अब उसकी चाहे आपको सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पूछ ले वो, है ना, सारे त्रिकोणमितीय अनुपात की वैल्यू पूछ ले तो हम आराम से निकाल लेंगे, है ना, बहुत इजीली है। नेक्स्ट ये देखो आप, ये त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 80 डिग्री का है ना, 60 डिग्री का। 60 ये शायद आया भी था एग्जाम में, आया था क्या, इसमें दिया था मैंने क्वाड्रेटिक में, हाफ ईयरली में नहीं दिया, कोई नहीं। ये देखो ये एक बार और आ गया 1 नंबर में, आ गया ना 1 नंबर में, ये इसमें भी आ गया 2 नंबर में भी। अब इसको 2 नंबर में लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, वही गिवन लिखेंगे, है ना, टोटल कंडीशन लिखेंगे, टोटल डेटा और सारी चीजें फॉर्मूला लगा के हम इसको व्यवस्थित सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा और 2 नंबर लाइक भी सवाल बन जाएगा, लगभग 5-6 लाइनों में आ जाएगा। तो नेक्स्ट ये खिलाड़ी की टीम, वो वहीं से प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर से फेंकता वाला है ना, एक पासे को फेंकने पर विषम संख्या आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, सम संख्या आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ऑड नंबर इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी वाले से है। ठीक है, ये यहाँ पर अब 3 अंक वाले पे आ जाते हैं। 3 अंक वाले प्रश्न 3 नंबर के कैसे प्रश्न आते हैं 3 नंबर के, देखो 2 नंबर के आपने देखे ना कैसे प्रश्न आते हैं 2 नंबर के, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, वही कि एक डिब्बे में 5 लाल और 8 सफेद कंचे रखे हैं, 4 हरे कंचे हैं, इस डिब्बे को यादृच्छिक चयन करते हैं, हाथ डालते हैं और कोई सा भी कंचा उठा लाते हैं, चलो बताओ लाल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, सफेद आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है।
तो लाल जितने हैं उतने ऊपर आ जाएंगे। टोटल कितने हैं लाल? अच्छा एक कंचा उठाया मैंने, यहाँ से लाल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? तो लाल है 3, तो ऊपर आएंगे 3 बटे अपॉन में कितना आएंगे? बटे में कितना आएंगे? 5 3 8, टोटल कितना है? और ये 39 भी है ना, 30 से 39 है। नहीं, वो तो हाँ। क्रमांक नहीं है। आ जाओ क्वेश्चन क्रमांक। हाँ 5 और 3 8, बटे में 8 आ जाएंगे, 3 बटे 8 आया समझ में? नेक्स्ट बस ऐसे ही 3 नंबर वाला देखो आप, 3 नंबर वाले क्वेश्चन देखो। 3 नंबर वाले क्वेश्चन जो है वो कैसे हैं? वो ज्यादा डरावने नहीं है क्या? नहीं है क्या? वही चीजें हैं, वही चीजें हैं, बस आपको बड़ा करना है इसको। क्या करना है? बड़ा। ये हमने ये का एक क्वेश्चन इस टाइप का 1 नंबर में देखा, ऑब्जेक्टिव में भी देखा, 1 नंबर में भी देखा, 2 नंबर में भी इस टाइप के क्वेश्चन आए हैं, और वही 3 नंबर में पूछ लिया। 3 नंबर में पूछेंगे तो हम क्या करेंगे? ये 3 संख्या दे दी, इसका अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम निकालो। बस एलसीएम और एचसीएफ है, 5वीं का सिलेबस से उठाया गया है मान लो, है ना, 5वीं लेवल का क्वेश्चन है, बस 5th क्लास का। तो इस टाइप से आप इसको एलसीएम भी निकालो, एचसीएफ भी निकालो और लिख दो, दोनों को अलग अलग निकालना है। तो आपका 3 नंबर का सवाल बन जाएगा। बड़ा दिखाना है, ऐसा नहीं आप 2 लाइन में खत्म कर रहे हो, ठीक है, डायरेक्ट आपने आंसर रख लिया, आंसर लिख दिया तो ऐसा मजे नहीं आएंगे, है ना। गिवन, फाइंड और ये सब लिखना है, ठीक है। और ऐसा नहीं, कुछ बच्चे क्या करते हैं कि ये एलसीएम एचसीएफ निकालने वाले सवाल में भी पीछे निकाल के देखते हैं और ये आंसर लिखते हैं। ऐसा नहीं, इसमें यही निकालना है। वो ये तो जानना चाह रहा है कि आप एलसीएम कैसे निकाल रहे हैं, एचसीएफ कैसे निकाल रहे हैं, उसकी मेथड जानना चाह रहा है कि आप किस मेथड से निकाल रहे हैं, ठीक है। तो यहीं पर आपको निकालना है, जब आप सवाल कर रहे हैं वहीं एलसीएम निकालना है, वहीं इसका फैक्टराइजेशन करके एचसीएफ निकालना है, अलग नहीं निकाल के देखना है इसमें। 3 नंबर का सवाल तभी आपका थोड़ा सा बड़ा दिखेगा। नेक्स्ट है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए, ये चैप्टर 1 का है, इनको बताओ तो, है ना, समाप्त हो सकती है। दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q + 1 या 4q + 3 के रूप में होता है जब q एक पूर्णांक है। सिद्ध कीजिए, ये चैप्टर 1 के आ गए, 3 नंबर के, है ना। ये इरेशनल नंबर है, ये इरेशनल नंबर है, ये सब, है ना, ये प्रूव करना है। ये 3 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं। ये हमारा प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कीजिए। सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन करना है, यानी कि किसी नंबर की जगह उसको स्थापित कर देना, उसका मान वो रख देना, है ना, प्रतिस्थापन विधि होती है। ये प्रतिस्थापन विधि से सवाल, इस टाइप के सवाल करके देख लेना, है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये जो आए हुए हैं एग्जाम में, ठीक है। विलोपन विधि, एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड है। अब एलिमिनेशन मेथड में क्या हो गया कि किसी की भी वैल्यू हम क्या कर देंगे, एक की वैल्यू रखेंगे, यानी कि उसकी एक टर्म, एक पद को क्या कर लेंगे, इक्वल सेम बना लेंगे। सेम बनाने के बाद उसको गायब करके, एलिमिनेशन मतलब गायब करना, है ना। विलोपन, विलुप्त कर देना, गायब कर देना, किसी एक पद को हम विलुप्त कर देंगे, गायब कर देंगे और दूसरे की वैल्यू निकल के आ जाएंगी। नेक्स्ट है, कौन समझाएगा? कोई एक्सप्लेन करना चाह रहा है क्या? पीडीएफ सर कौन से? ये सब आंसर थोड़ी बताना है, क्वेश्चन बस। नेक्स्ट है, निम्न द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। 3 समीकरण दे दी, इसका ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, 3 सवाल एक ही में है। इसका मूल ज्ञात करना है, मतलब इसके रूट की जो प्रकृति है, ये इसका रूट फाइंड करना है, जीरोस फाइंड करना है, एक तरह से वैसे ही है ना। तो मूल ज्ञात करने का, ठीक है। वो तीनों सवाल का आराम से निकाल के देख लेना। ये 2 सवाल भी करके देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2-3 सवाल ये वाले, है ना, ये अधिकतर बार पूछा गया है, ये वाला सवाल कई बार पूछा गया है ना। ये देखना, द्विघात समीकरण k का मान ज्ञात कीजिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तुम्हारी बुक में जहां पर भी k की वैल्यू है, m की वैल्यू है, x की वैल्यू है, y की वैल्यू